ओहदा है, उसके हिसाब से अब उस ओहदा को निभाया करता था प्रत्येक गांव। और किसी भी तरह का समस्या हुआ, किसी भी तरह की परेशानी हुई, आपसी लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई भी चीज़ हुआ, उसको समाधान कैसे करते थे? उसको समाधान करने के लिए प्रत्येक गांव में कमेटी बनी हुई थी और वही कमेटी के माध्यम से गांव का संचालन होता था, हर झगड़े का निपटारा होता था। और गांव गांव में बैठ कर के किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या कुछ भी मामला है जो गांव में बैठ कर के समाधान नहीं हुआ, तो जो संतुष्ट नहीं होता था गांव के फैसलों को, वो बात अपनी बात को पाढ़ा में लेकर के जाया करते थे। उसके बाद जो है पाढ़ा में वो रिपोर्ट गया, फिर पाढ़ा की बैठकी होगी और एक गांव में फैसला नहीं हुआ तो 12 गांव आएगा, यहाँ पर बैठेगा और उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करेगा। और अगर उसमें भी फैसला नहीं हुआ तो संगी पढ़ा था, आपको कई पढ़ा मिल के, 2 पढ़ा 3 पढ़ा मिल करके, हजारों लोग मिल करके उस समस्या का समाधान के लिए लोग लगते थे। तो ये व्यवस्था आपको भारत देश आज़ाद होने से पहले से था और इतना बढ़िया फैसला होता था, क्योंकि आज के दिन कोई भी समस्या होती है, आप फटाक से थाना चले जाते हैं, केस दर्ज हो जाता है, उसके बाद जो है वो केस चला गया कोर्ट में। अब होता क्या है, कोर्ट में चल गया है केस, उसको थाना यहाँ पर आएगा, कोई व्यक्ति को गवाह बनाएगा और जो व्यक्ति के साथ घटना हुआ है, मान करके चलिए 2 पक्ष में लड़ाई हुआ है, क्या कहेगा, लड़ाई के क्रम में पटका पटकी हुआ, फैटा फैटी हुआ, दोनों तरफ से लड़ाई हुआ, लेकिन वो एक पक्ष जिसको ज़्यादा लगा है वो जाकर वहाँ लिखवा देगा FIR कि हमको ये व्यक्ति पटक पटक के मारा, मुंडी को मारा और साथ में तलवार लेके भी आया था मारने के लिए। तो तलवार नहीं भी रहेगा फिर भी लिखवा है कि नहीं। उसके बाद थाना में लिखा गया, झूठों का गवाह भी बन जाएगा उसका पक्ष का आदमी। और जब कोर्ट में चला गया तो दोनों पक्ष देह तारीख जा रहा है, तारीख पे तारीख जा रहा है और जो है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लग रहा है। इसके अलावा होता क्या है कि वहाँ पर साबित करना हो रहा है कि नहीं सही में मारा, कहाँ मारा, डॉक्टरी रिपोर्ट है कि नहीं मारा है तो मारा है कि नहीं, डॉक्टरी रिपोर्ट में भी दिख रहा है तलवार लेकर के तलवार चलाया था। तो बहुत सा सही या गलत देखते हुए वहाँ पर जो है भाई भाई का लड़ाई था या गोतनी गोतनी का लड़ाई था या तो पड़ोसी पड़ोसी का लड़ाई था, वो जो है वहाँ पर आते जाते उनका इतना खर्च हो गया और लास्ट में फैसला भी हुआ तो क्या है, जो गलत था जिसको साबित कर पाया उसी में फैसला हो गया। लेकिन गांव में इस तरह से बैठ करके आप लोग फैसला करेंगे जो हम लोग का पूर्वज लोग करता था, तो अभी दोनों पक्ष एक जगह रहेगा, चलो एक पक्ष उधर बैठो एक पक्ष इधर बैठो, अब बताओ कहाँ लड़ाई हुआ, तो वहां पर कोई झूठ बोल पाएगा? कौन किसको तलवार से मारा कि लाठी से मारा कि भाला से मारा, गांव का अड़ोसी पड़ोसी तो सब सुन रहा है, सब देख रहा है, कौन कैसा है, किसका लक्षण क्या है, सब जान रहा है, नहीं हो रहा है क्या? तो तुरंत फैसला हो सकता है, ऐसा हम लोग का पूर्वज लोग करता था। लेकिन जब से भारत देश आजाद होता है उसके बाद से भारत देश का अपना कानून लागू हो जाता है और उस कानून के माध्यम से हम लोग संचालित होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन संविधान निर्माताओं ने आखिर जो संविधान लिखा वो कहीं आसमान से तो नहीं टपका था, उन लोग भी कहीं कहीं से पढ़ा लिखा था, कहीं कहीं से खोजा था, कहीं से समझा था, उसके बाद लिखा। तो उन लोगों ने जो संविधान लिखा उसमें उन लोग देखा कि भारत देश में जितने भी लोग हैं सब कोई का अपना अपना सिस्टम है, लेकिन जो आदिवासी लोग हैं, यहाँ का जो मूलवासी लोग हैं, जो पहले से रह रहे हैं यहाँ पर, उन लोग तो जो है उन लोगों का अपना कानून है, उन लोग तो अपने हिसाब से सब समस्या का निपटारा कर लेता है, बहुत बढ़िया है। तो इसके लिए क्या लिखा जाए? हिंदुओं के लिए जो है अलग से उन्होंने कानून बनाया, मुस्लिमों के लिए अलग से कानून बनाया,
लेकिन जो मूलवासी यहाँ पर हैं, जो आदिवासी हैं, SC ST OBC हैं, सबके लिए इन लोगों ने एक आर्टिकल बना दिया। संविधान का 13(3) क में लिखा कि जो आदिवासी लोग हैं, इन लोगों के लिए सामान्य कानून लागू नहीं होगा। इन लोगों का रूढ़ी प्रथा है, उसको विधि का बल दिया जाए। 13(3) क में लिख दिया कि इन लोग जिस सिस्टम को चलाता है, जिस भाषा को बोलता है, जिस रीति रिवाज को मानता है, वो कानूनी रूप दे दिया जाए इसको। उसके हिसाब से लोग चलेगा। उनको संविधान सिखाने की जरूरत नहीं है, उनको लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है, वहां पर लिख दिया। और अब उसको लिख देने के बाद साथ में और एक ये जब अनुसूची करना शुरू किया तो आदिवासी क्षेत्र को अनुसूचित कर दिया स्पेशल। ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, जो हमारे क्षेत्र में 10 राज्य आता है। 10 राज्य के कुछ जिले हैं जो कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आया। और पूर्वी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र में उधर असम है, मेघालय, मिजोरम, बहुत सारे उधर हैं, वो 6ठी अनुसूची के तहत उसको डाला गया। और स्पेशल जो है कुछ कानून हमारे लिए संरक्षित कर दिया गया। लेकिन विडंबना ये है कि हम लोग आज़ादी के इतने साल तक हम लोग रहे, लेकिन हम लोगों का आज तक संविधान में लिखा हुआ जो शक्ति है, जो अधिकार है, उसको धरातल पर उतारने के लिए सरकार चाहे जिसकी भी आई, किसी ने ईमानदारी पूर्वक प्रयास नहीं किया। इसके पीछे कारण है कि जैसे ही भारत देश आज़ाद होता है और जो राजा महाराजा जमींदार लोग जो हुआ करता था, उनकी सारी शक्ति को छीन लिया गया और एक देश बना दिया गया, एक संविधान बना दिया गया। उन लोग लग गया देश आज़ाद होने के बाद कि कैसे हम जो है अपनी ताकत को बरकरार रखे, जो मान सम्मान इज्जत था उसको कैसे बरकरार रखे, उसके लिए उन लोगों ने जोर शोर से लगा। और उस समय राजनीति यानी कि नेता बनना, चुनाव के माध्यम से विधायक सांसद बनना था। उन लोग अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए उन लोगों ने चुनाव लड़ा। उन लोग के पास पावर था, पैसा था, सभी कोई ज़्यादा से ज़्यादा विधायक सांसद बना उन्हीं लोग। और हम आदिवासियों को बनाया उन लोग, हमारे आदिवासी लोग खुद से नहीं बना। कोई ना कोई राजा जमींदार के माध्यम से ही हमारे लोग भी जो है विधानसभा सांसद में गया। इस वजह से राजा जमींदार का जो अस्तित्व की लड़ाई थी, वो अपने आप को संरक्षित और सुरक्षित करने में सारा समय लगा दिया। हम लोगों के लिए उन लोगों ने मुड़ कभी नहीं देखा। और हमारे नेता विधायक भी वहाँ गए, उन लोगों को भी कानून की जानकारी कितनी थी कि नहीं थी पता नहीं, उन लोगों ने भी कभी आज तक जो है लागू नहीं करा पाया। तो इस तरीके से समय समय पे मांग किया गया, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बाबा कार्तिक उरांव की बात आती है, उनके माध्यम से भी मांग किया गया था। जयपाल मुंडा की बात आती है, उनके माध्यम से भी मांग किया गया था। लेकिन उसके पीछे खड़ा होने के लिए कितने लोग थे, कितने जागरूक लोग थे, कितने पढ़े लिखे लोग थे, इन ये सब मायने रखता है। तो उस समय लागू नहीं हो पाया। लेकिन समय समय पे मांग उठता रहा कि हम लोगों को 5वीं अनुसूची का जो भी नियम प्रतिनियम है उसको लागू किया जाए। और आर्टिकल 13(3) का कहता है कि रूढ़ी प्रथा को मान्यता दिया जाए, इसको लागू किया जाए। बारंबार प्रयास करता रहा लोगों ने, लेकिन अंततः इसको लागू करने के लिए एक नियम बनाया उन लोग 1996 में, पी पेशा एक्ट, जिसके माध्यम से उन लोगों ने देखा कि आखिर इस धरती पे आदिवासियों के अलावा गैर आदिवासी लोग भी रहता है, सबका हक अधिकार को कैसे सामंजस्य बैठाए। इसको देख करके पी पेशा एक्ट का निर्माण किया गया और 1996 में ये निर्माण हो चुका। उसके बाद उसका उप नियम बनाना था, जिसको कि आज तक सरकार, झारखंड सरकार नहीं बना पाई है। और उप नियम बना करके
हम लोगों का जो हक अधिकार लागू करना था उसको आज तक चाहे सरकार जिसकी भी आई उन लोगों ने ईमानदारी पूर्वक इसको धरातल पे नहीं लाया। लेकिन एक ऐसी बुद्धिजीवी टीम थी जो यहाँ लागू कराने के लिए कानूनी पक्ष का सहारा लिया। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच नाम का एक संगठन है जिसने कोर्ट में केस किया कि आखिर हमारा हक अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है, कब मिलेगा। वो कोर्ट में केस जो है लगातार 23 साल चलने के बाद अभी 2 महीना पहले फैसला आया है। 2 महीना पहले फैसला आया है। 29 तारीख को इसका 2 महीना पूरा हुआ और उसमें लिखा है, सरकार को नोटिफाई किया कि पेशा एक्ट को लागू करने के लिए नियमावली जो है 2 महीने के अंतर्गत जो है आप यहाँ बनाइए और लागू कीजिए, क्योंकि आदिवासियों का, मूलवासियों का हक और अधिकार जो है छीना जा रहा है। उनको जो पारंपरिक व्यवस्था, रूढ़ी व्यवस्था है, उन सारी चीजों को मिटाया जा रहा है, कोर्ट ने कहा। यहाँ पर इससे पहले जो राज्यपाल थे उन्होंने भी कहा और ये राज्यपाल भी कहे कि यहाँ पर जो है पेशा एक्ट जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। अब कोर्ट का आदेश आ चुका है, लागू होना तय है। अब आपके गांव घर में जो नीति विधि जो है अब पेशा एक्ट के तहत चलेगा। वहां से कानून बना दिया गया और आपको दे दिया गया कि पेशा एक्ट के तहत अब आपको चलना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आखिर वो पेशा एक्ट है क्या। आखिर अगर हमको वहाँ हक अधिकार दे दिया गया, शक्ति दे दिया गया, तो आखिर हम करेंगे कैसे, कैसे काम होगी, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी बातें हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा संक्षेप में, पेशा एक्ट के तहत आप लोगों को गांव की समस्याओं को समाधान करने का हक आप ही लोगों के हाथ में दे दिया जा रहा है। बहुत सारे केस जो है, सिर्फ जो है 2-3 केस है, आपको क्रिमिनल केस छोड़ करके, क्रिमिनल केस यानी लूट, डकैती और मर्डर, रेप, इन सब चीजों को छोड़ करके बाकी सारे केस का फैसला आपके गांव में होगा, वो ग्राम सभा के माध्यम से होगा। ये कानूनी मान्यता आपको मिल रहा है। आप लोग खुद फैसला करेंगे, आप ही यहाँ पर वकील होंगे, आप ही यहाँ पर जज होंगे, आप ही यहाँ पर गवाह होंगे, आप ही यहाँ पर मुद्दे और मुद्दालय होंगे और आपका गांव का समस्या का समाधान आप करेंगे। इसमें थाना पुलिस आपको कुछ नहीं कर पाएगा। और सोच करके देखिए कितना बेहतरीन पावर जो है आपको दे रहा है, ताकि कोर्ट कचहरी, थाना पुलिस का जो समस्या है उसका समस्या का समाधान आप जो है खुद यहाँ कर लेंगे। दूसरी बात, जमीन के संबंध में, यहाँ से गांव से जमीन बिकना है तो अभी आपको ये परमिशन लेना पड़ता है डीसी से, लेकिन परमिशन लेना पड़ेगा यहाँ का ग्राम सभा से कि कौन जमीन को हमको बेचना है, कौन जमीन को नहीं बेचना है। ग्राम सभा परमिशन दिया तो बिकेगा, नहीं दिया तो नहीं बिकेगा। कितनी बड़ी शक्ति हमें दिया जा रहा है। इसके अलावे कोई किसी का जगह जमीन पे अवैध तरीके से दखल कर लिया है, उसका फैसला भी जो है ग्राम सभा को करना है, पाढ़ा को करना है। तो अभी जो है बहुत सारे जगह जमीन का केस में कोर्ट में पड़ा हुआ है, लड़ रहा है, साल 10 साल 20 साल बीत जाता है, उसके बाद फैसला आता है। उतना जो खर्च होता है उसमें केस लड़ने में, उतना में तो और जगह जमीन खरीदने से खरीदा जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का प्रावधान जो है अभी पेशा एक्ट का 4D के तहत ABC करके दे रहा है। इसके अलावे आपको मद निषेध का हक आपको खुद को होगा, यानी कि गांव में दारू बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, कि कितना बनना चाहिए, ये सारा चीज फैसला लेने का हक जो है आपको ग्राम सभा को होगा। साथ ही साथ गांव में जितने तरह के तालाब हैं उसमें मछली डालते हैं,
अभी जो सरकार टेंडर कर लेती है, सरकार डलवाती है बहुत बड़ा बड़ा तालाब में, वो सारा चीज जो है ग्राम सभा को हक होगा। इसके अलावे बालू घाट है, लघु खनिज है, जैसे कि पत्थर का लीज होता है, आपको नदी से बालू निकलता है, सभी का टैक्स जो है यहाँ का ग्राम सभा लेगी, उसको सरकार को लेने का हक नहीं होगा। इसके अलावे वनोत्पत्त, वन के द्वारा जो उत्पादित फल फूल, लकड़ी, जलावन लकड़ी, इन सारी चीजों का हक जो है आपके हाथ में रहेगी। तो इन सारे और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं बोला आप लोगों को मैं संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद अभी ग्राम सभा गठित करने की जो बात है, इन सारे शक्तियों को आपको लागू करना होगा। आप कितने जागरूक हैं, कितने ट्रेंड हैं, इस विषय पे कितने समझ हैं, ये आप लोगों को इसमें जो है साबित करना होगा। तो अभी पारंपरिक स्वशासन पाढ़ा व्यवस्था, हम लोग जिला लेवल के अधिकारी हैं, हम लोगों के अंडर में 39 को पढ़ा है, पहले 34 को पढ़ा था, और अभी लातेहार क्षेत्र के भी कुछ पढ़ा जो हम लोग के साथ में टाई अप किया है। 39 पढ़ा का हम लोगों का जिला टीम है, मैं उनका दीवान हूँ। हमें जिम्मेदारी है कि प्रत्येक पढ़ा में जा करके प्रत्येक गांव-गांव में जो है ग्राम सभा गठित किया जाए, और इस गठन के बाद ये जो आप लोग जो टीम गठित करेंगे, इस टीम को सेलेक्ट करके हम लोग जो है राज्यपाल को लेकर किसका कॉपी देंगे। राज्यपाल वहां से अधिसूचित कर देगा कि फलाना पढ़ा का फलाना गांव का ग्राम सभा जो है संचालित हो रहा है, उसके फलना फलना मेंबर हैं, वहां से वो डीसी को निर्देश करेगा कि उन लोग अपना स्वशासन प्रक्रिया से चल रहा है, उनकी जो भी सुविधाएं है, जो भी विकास का काम है, उनके हाथ में दिया जाए। और प्रत्येक ग्राम सभा का अपना एक खाता होगा, उस खाता में विकास के बहुत सारे कार्यों का पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर होगा आपके खाता में, और आपको तय करना होगा कि आपके गांव में विकास का कौन सा काम करना है। आपको इंदिरा आवास अभी मिल रहा है, अभू आवास मिल रहा है, तो किसको किसको मिलना चाहिए कि किसको नहीं मिलना चाहिए, इसी तरह से बैठ करके आप लोग तय करेंगे। अभी तो क्या है, ग्राम सेवक का झोला में वो ग्राम सभा का कॉपी होता है और हो जाता है कि नहीं। तो ये क्या है, आप लोग खुद तय करेंगे। उसके बाद जो है कहाँ पर नाली बनाना है कि कहाँ पर आपको पुल पुलिया बनाना है, सब चीज जो है आप लोग लिख करके तय करेंगे, और 25 लाख तक का योजना को आप खुद गांव के लोग जो है मिल करके उसको तय कर पाएंगे। ऐसा सरकार ने सिस्टम बनाया है। तो इतनी सुंदर व्यवस्था है, इसी को हम लोग लागू करने के लिए अभी जो है हर गांव में जो है हम लोग इसका चला रहे हैं अभियान, और प्रत्येक पढ़ा में पढ़ा हो रही है। तो एक ही दिन में सारा चीज आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो मैं बताया इस बात को आप लोग समझ पाए कि नहीं, कितना कोई समझ पाए, थोड़ा सा हाथ उठाएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप लोग काफी लोग समझ गए। चलिए ढेरे लोग समझ गए, ग्राम सभा चल जाएगा, है कि नहीं। तो अब ग्राम सभा कैसे होगा, उसमें कौन कौन लोग रहेगा, ये मायने बात रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन उस ग्राम सभा में रहेगा। तो इसके लिए आर्टिकल 13(3) का संविधान का रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है, उसके हिसाब से ये ग्राम सभा बनेगी। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, पढ़ा हमारा गांव में निवास करने वाले हर जाति समुदाय को लेकर के चलती है, क्योंकि भारत देश जब आजाद नहीं हुआ था, क्या उस समय गांव में दूसरे जाति समुदाय के लोग नहीं थे क्या? फिर भी पढ़ा था, और उसी के माध्यम से सभी को चलता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो प्रारूप क्या है, जो कि आप लोगों के समक्ष जिसमें चुनना है, कौन कौन व्यक्ति का नाम देना है, आप लोग खुद तय करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं वो प्रारूप कैसा होगा।
पहले आप लोग सभी को ये समझ लीजिए बढ़िया से। जो भारत देश आजाद नहीं हुई थी उस समय हम आदिवासियों की परंपरा के हिसाब से, पढ़ा के हिसाब से गांव चलती थी। और पी पेशा एक्ट कहता है, उसका 4D कहता है कि गांव में 3 तरह का ग्राम सभा चलता है। गांव में 3 तरह की ग्राम सभा चलती है। एक ग्राम सभा जो वनाधिकार ग्राम सभा है, जो वन क्षेत्र जहां जहां वन है उस क्षेत्र में वो ग्राम सभा लागू होती है। दूसरा प्रशासनिक ग्राम सभा, जो अभी प्रशासनिक ग्राम सभा मुखिया, सरपंच और बीडीओ सीओ के माध्यम से जो बन गया है वो आपको प्रशासनिक ग्राम सभा है। तीसरा है पारंपरिक ग्राम सभा। पारंपरिक ग्राम सभा जो है मात्र 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में, जहां पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां पर केवल ये तीसरे प्रकार का ग्राम सभा चलेगी। और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं तीसरे प्रकार की ग्राम सभा का, क्योंकि 1 और 2 प्रकार का ग्राम सभा पहले निर्मित हो चुका है। 1 नंबर का ग्राम सभा जो वन क्षेत्र है वहां है, 2 नंबर का ग्राम सभा हर गांव में है, यहाँ भी होगा। बाबा यहाँ भी ग्राम सभा है पहले से, लेकिन ये तीसरे नंबर की ग्राम सभा जो है पारंपरिक ग्राम सभा होगी। इसमें कैसा प्रारूप होगा मैं चर्चा में लाता हूँ। पहली बात है कि ये भुइहर गांव है। कितने भुइहर लोग यहाँ पर से हाथ उठाइएगा तो आप लोग। बस इतने ही भुइहर लोग हैं। बहुतों को पता भी नहीं होगा कि हम भुइहर हैं कि नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं है। जिनका जिनका भुइहरी खेत है, जो यहाँ पर 1869 ईस्वी से पहले से यहाँ पर वास करते हैं, वही लोग भुइहर हैं, है कि नहीं। जिसका जिसका वंशज जो है 1869 ईस्वी से पहले से रहा है, उन लोग भुइहर का लिस्ट में चढ़ गए हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर जो पद है 1 नंबर में महतो, जो ग्राम प्रधान का पद होता है, महतो खूट। महतो खूट के लोग कितने लोग हैं यहाँ पर? महतो खूट के लोग हाथ उठाएंगे। चलिए, महतो खूट जो इस गांव का पहला बासिंदा था, है कि नहीं, वो महतो खूट के तहत आता है। इसके अलावे पहान खूट, पहान खूट से कौन कौन है? हाँ, पहान खूट के सब लोग हाथ उठाएंगे, है नहीं? हाँ, पूरे खानदान के लोग। चलिए ठीक है। तीसरा है पुजार खूट। पुजार खानदान से कितने लोग हैं? हाँ, चलिए ठीक है। फिर जेठरैयत। जेठरैयत इस गांव में है कि नहीं? जेठरैयत में से कौन कौन है? चलिए एक तो हाथ उठा। और कोई कोई? हाँ, उधर हाथ उठे। जो कि काफी पहले से, यानी कि भुइहर लोगों के बाद में उन्हीं लोगों का बसिंदा हुआ है, जो जेठरैयत है इस गांव के। चलिए, उसके बाद जो है गौरव, जो बाद में आकर के गांव में बसे, उसमें से कितने लोग हैं? ज्यादा लोग हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो एक गांव में 5 तरह का खूट रहता है कि नहीं? एक गांव में 5 तरह का खूट रहता है। गौरव में कई खूट हो सकता है, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग गांव से अलग अलग जाति समुदाय से लोग आए, इसलिए गौरव खूट में यानी कि कई घर का लोग हो सकता है। लेकिन पहान खूट एक एक खूट का होगा, पुजार खूट एक एक खूट का होगा, महतो खूट एक एक खूट का लोग होगा। और वही लोग जो है बड़ खूटी, छोट खूटी, मझिल खूटी ऐसा होता है, जो आगे छोटा बड़ा है तो
तो एक एक फुट का था, लेकिन 2-3 भाई उस समय सर्वे में था, तो उसको बड़का छोटा मजला हो गया। तो इस तरह से 5 लोग अस्थाई सदस्य होंगे। इसमें सब खूट से एक व्यक्ति का नाम देना पड़ेगा आप लोग को। जो व्यक्ति समझदार हो, समझ सकता है, जान सकता है, ऐसे व्यक्तियों को चुन करके आप लोगों को लाना है। और वैसे व्यक्तियों का नाम, 5 व्यक्ति का नाम, इसमें प्रत्येक फूट से एक एक व्यक्ति का नाम होगा। इसमें क्या है कि कोई भी, इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा, इसको समझ लीजिए। 5 के बिना जो है गांव नहीं चलता है। 5 फुट का व्यक्ति इसमें रहना चाहिए। सबका जिम्मेदारी अपना अपना समाज ने बांट करके रखा है। हम लोग इसके माध्यम से भी बांट करके हम लोग बताएंगे उस चीज को। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि गांव में कोई भी फैसला होना है, लेकिन एक फुट का यानी एक पूरे खानदान का एक व्यक्ति है, तो अभी अपना खानदान का बुराई चाहेगा क्या? चाहेगा बुराई क्या? इसलिए हमारे पूर्वज लोग क्या किया है कि सब घर से यानी सब फूट से एक एक व्यक्ति को चुना है, ताकि सभी समाज के लोग, सभी फूट के लोग जो है अपनी अपनी बातों को रख सके और किधरों पक्षपात ना हो। समझ गए आप लोग? आगे मैं और 5 लोगों का नाम बताना चाहूंगा। ये 5 लोग हो गए, और 5 लोग होंगे यहाँ पर इस ग्राम सभा में। एक होंगे महिलाओं से, महिला में से इसमें कोई भी खूट की महिला हो सकती है। एक होशियार महिला जो कि सब चीज का नेतृत्व करते हैं, ऐसी महिलाओं का नाम यहाँ पास आना चाहिए। जो पहले जमाने में क्या होता था, जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था, हमारा समाज के माध्यम से आजाद होता था, उस समय मुखी पेल्लो के रूप में उसको जानते थे। उनको जिम्मेवारी होती थी कि गांव में अगर किसी का भी शादी ब्याह है तो कैसे उस घर के लिए पतरी व्यवस्था करना है, कैसे उस घर के लिए लकड़ी व्यवस्था करना है, या फिर जो है किसी का रोपा रोपने जाना है तो कैसे मिल करके सबको किसका किसका कब रोपना है, कब धान काटना है, या फिर जंगल जाना है तो कैसे जाना है, कहाँ जाना है, या फिर जो है अखड़ा जाना है तो अखड़ा कौन कौन चढ़ रहा है, नहीं चढ़ रहा है, क्यों नहीं चढ़ रहा है, ध्यान रखना है। इसके अलावा जतरा सेदरा जाना है तो जतरा सेदरा में भी जो है डहराना है। तो ये सारी जिम्मेवारी पहले हुआ करती थी। लेकिन अभी जो है इन जिम्मेवारियों के अलावा भी और ज्यादा जिम्मेवारी हो जाएगा। विकास कार्य भी कहाँ से कैसे करना है, कहाँ पर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए, सारी चीजों का जिम्मेवारी भी उनके कंधे पे होगी। इसलिए आप ही लोग में से एक ऐसी महिलाओं को यहाँ चयन करके देंगे जो कि अपने यानी कि गांव का चिंता करे और गांव का भला के लिए सोच सके। इसके अलावा मुखी जोखस, एक ऐसा पुरुष का यहाँ जरूरत है जो किसी खानदान से हो सकता है, किसी फूट से हो सकता है, जो कि गांव में जो भी काम धाम हो रहा था उन काम धाम को संभालता था। पहले अगर रोपा रोपना है तो उसका रोपा रोपने के लिए कई हर जाना है, तुरंत वो अपना लोग मिल बैठ करके 8-10 हर जाना हो तय कर लेता था। या फिर कहीं पर सिंदरा जाना है तो सिंदरा गांव के लोगों को निकाल करके चलना है, या फिर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहां पर तो मुखी जोखस का अहम रोल होता था। लेकिन अभी और ज्यादा रोल होगा। अभी जो है विकास के कार्य को भी कैसे करवाना है, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ, कहाँ हुआ, सब चीज को देखना तकना भी उसका काम होगा। तो मुखी जोखस के रूप में भी एक अच्छा सोच का व्यक्ति, एक बेहतरीन व्यक्ति को चुन करके आप लोग इसमें नाम देंगे। और अगर किसी का डबल नाम आती है तो हम लोग जो है उसको यहाँ पर समर्थन के माध्यम से हम लोग उसका फैसला करेंगे। इसके अलावा अब तो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सब खानदान के लिए हो गया, लेकिन युवाओं के लिए भी है इस हम लोगों का ये में जो कि शादीशुदा नहीं है, ऐसे लड़कों को भी चुनना है। क्योंकि लड़कों का जब काम आती है तो बूढ़ा लोग का अपना विचार, लड़कों का अपना विचार हो जाता है, जुड़ता ही नहीं है। तो समाज ने बड़ा सिस्टम बना करके रखा था, उसको है आपको जो कोटवार के नाम से हम लोग जानेंगे। तो ऐसे लड़कों का नाम देंगे जो कि अपने टीम का, गांव के जितने लड़के लोग हैं उन लोगों को जो है एकजुट करने का जो है उसके पास क्षमता होनी चाहिए और करने का प्रयास करेंगे, सबको एक नज़र से देख पाए। ऐसे लड़कों का आप लोग नाम चयन करेंगे। और पेल्लो कोटवार यानी कि
मैया लोग का भी जो शादीशुदा नहीं है उसमें से एक मैया का नाम देना है जो इस कमेटी का सदस्य होंगे। और उनका भी काम होगा कि जितनी भी यहाँ पर समस्याएं आती है महिलाओं की, मैया लोग के प्रति, उन सारी समस्याओं को भी धरातल पर रख पाएंगे। साथ ही साथ उन लोगों को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या चाहिए अपनी बातों को रखने के लिए, उनका भी यहाँ पर योगदान होगा। इस तरीके से आपको 9 व्यक्ति हुआ और एक व्यक्ति होगा जो गांव में पहले से कोटवार या तो भंडारी के रूप में जाना जाता है। इस गांव में भंडारी है कि नहीं, कोटवार है कि नहीं? ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, गांव में हकवा होता है कि नहीं बैठने के लिए? कौन हकवा करता है? बहाने करता है ना। लेकिन इसके लिए अलग से पद सृजित है कि नहीं? इसके लिए पहले से नहीं बना हुआ है, कोई बात नहीं है, आपको कोटवार बनाना पड़ेगा, यानी कि भंडारी बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? उसको भंडारी या कोटवार के नाम से जानते हैं बहुत गाँवों में। तो उनका भी जो जो काम होगा, यहाँ पर चयन के बाद यहाँ पर जितने लोगों को आप लोग चुनाव करके देंगे उन लोगों का स्पेशल ट्रेनिंग होगा और इसके प्रति जो भी नियम कानून है सब उन लोगों को हम लोग सिखा देंगे। इसके लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग, आप लोग को दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर मेरा स्कूल बोंगा में है, यहीं पर आप लोग को ट्रेनिंग देंगे हम लोग। 2 दिवसीय ट्रेनिंग होगा, 2 दिन वहीं पर रहना होगा और कैसे हमारा परंपरा का पढ़ा चलेगा, कैसे हमारा ग्राम सभा चलेगा, आपके लिए क्या क्या हक है, क्या क्या अधिकार है, जो कोटवार है उसका क्या जिम्मेवारी है, जो महतो उसका क्या जिम्मेवारी है, पहाड़ क्या है क्या जिम्मेवारी है, सारा चीज को हम लोग वहाँ पर बताएंगे। तो ये 12 पढ़ा सेना का 12 गांव में गठित होने के बाद 12 गांव से 10-10 व्यक्ति का चयन होगा और सभी 10-10 व्यक्ति का यानी कि 12-120 व्यक्ति का ट्रेनिंग एक साथ में यहाँ पर होगा। इस तरीके से अलग अलग पढ़ा का अलग अलग दिन हो रहा है और सबको हम लोग सिखा रहे हैं, बता रहे हैं और आपको एक एक जो है उसमें लिख करके दिया जाएगा कि आपके पास क्या क्या हक है, क्या क्या अधिकार है और कौन कौन पॉइंट में आपको निर्णय लेना है, कौन पॉइंट में थाना आपको हस्तक्षेप नहीं करेगा, कौन उसमें जो है आपसे बिना पूछे थाना आपका गांव में कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। ग्राम सभा का अनुमति लेगा, उसके बाद ही जो है गांव में किसी तरह का कार्रवाई करेगा। हम लोग अगर आप लोगों का बात को किसी तरह से नहीं सुना जा रहा है तो हम लोग जो है यहाँ पर 12 पढ़ा का बेल दीवान का टीम है, उनको आप लोग रिपोर्ट करेंगे, वो हम लोगों को रिपोर्ट करेंगे जिला लेवल पे। हम लोग पूरे सब तरफ का क्षेत्र मिल करके जो है इन सारी चीज़ों को राज्यपाल तक बात रखेंगे ताकि जो है हमारी बात जो है सब जगह माना जाए। और जब कानून में लिखा हुआ है तो क्यों नहीं मानेगा, है कि नहीं? तो काफी सारी बातों को मैं आप लोगों के समक्ष रखा, बताया, कैसा लगा आप लोग को? आप लोग अपनी सरकार चला पाएंगे, गांव की सरकार चला पाएंगे कि नहीं? चला पाएंगे कि नहीं? चलिए, ये संविधान बोला है कि भारत गांव का देश है और इसमें गांव की अपनी अपनी सरकार है, लेकिन आज तक हम लोगों को इससे वंचित करके रखा गया और अब कहीं जाकर के कोर्ट से फैसला आया तो इन लोग मजबूर है अब हम लोगों को देने के लिए। पेशा एक्ट बना तो इन लोगों ने ग्राम सभा गठित करके, इन लोग जो ग्राम सभा गठित किया है वो ग्राम सभा अभी समय में जो है ना वो सिर्फ VLW ग्राम सेवक और हमारे ग्राम प्रधान बाबा पर जानते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आप लोग को पता नहीं चलता है, होता है कि नहीं? हालांकि हो रहा है, कानून में सब चीज हो रहा है, बता रहा हूं मैं, लेकिन बाबा लोग को भी जो ग्राम प्रधान है उनको भी पता नहीं है कि हमारा क्या क्या हक अधिकार है, क्या क्या होना चाहिए। लेकिन अब ट्रेनिंग दिया जाएगा, है कि नहीं? और 10-10 व्यक्ति को ट्रेनिंग दिया जाएगा तो क्यों नहीं सीखेगा? तो इस तरीके से हम लोगों को प्रत्येक गांव का ग्राम सभा गठित करना है। आप लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बात रखते हुए डायरेक्ट कार्रवाई की ओर हम लोग आना चाहेंगे। तो बाबा आप ही लोग माइक हैंडल करेंगे या फिर मैं हैंडल करूँगा? क्योंकि आप लोग सभी गांव से हैं,
अच्छा, हम लोग का 12 पढ़ा सेठा से कोई पदाधिकारी आए हैं, नहीं आए हैं? अच्छा अच्छा, चलो आइए। कुंवर बेल है वो। कुंवर बेल है ना, ठीक ठीक। तो सेन्हा का छोटा छोटा राजा है, हाँ छोटा राजा छोटा राजा है नौदी। इस गांव का ओहदा क्या है बाबा? ओहदा ओहदार है, सिपाही हैं आप लोग, है ना। यानी कि देखिए, पाढ़ा की जब बैठकी होती है, पाढ़ा की जब बैठकी होती है ना, उस समय आप लोगों का जिम्मेवारी होता है वहां पर शांति बनाए रखना, वहां का व्यवस्था बनाए रखना। इस गांव के लोग जो वहां जाते हैं पढ़ा बैठकी में, वहां का पढ़ा बैठकी का जो है शांति भंग ना हो, इसके लिए जिम्मेवारी इस गांव की रहती है। ये पूर्वजों का बनाया हुआ चीज है, जानना है, इसको भी जानना है। बहुत भाई लोग नहीं भी जानते थे होंगे, बहुत भैया लोग नहीं जानते थे होंगे इस गाँव का क्या यानी कि ओहदा है। तो आज से समझ लीजिए, पढ़ा का सिपाही है, 12 पढ़ा सेन्हा राजा है, और कुंवर राजा यानी छोटा राजा नौदी है, उसका ये सिपाही गांव के रूप में आप लोगों का गांव है। जब पढ़ा का जब बैठकी कहीं बस भी होगा, आप लोग की अपनी जिम्मेवारी होगी, ठीक है। तो चलिए, ये कार्रवाई में आ जाएंगे तो कुछ बातें रखना। बात तो लंबा हो जाएगा। अगर अगर इसके संबंध में कोई विशेष आपसे अगर कोई छूट गया होगा, अगर कोई अगर कहना चाहे तो उसके लिए थोड़ा अच्छा, चलिए, समय काफी हो चला, इसलिए डायरेक्ट कार्रवाई में आते हैं, उसके बाद ये बात रखा जा सकता है। तो आप लोग समझ पाए ना, गांव को आपको अपने से चलाना है गांव को, है ना। इसके लिए आप ऐसे लोगों का चयन करें, ऐसे टीम का चयन करें जो 10 व्यक्ति सबको एक नज़र से देख पाए। नहीं तो एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा, ये हमेशा होता रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। तो अब जो है चुनाव के क्षेत्र में हम लोग आते हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो गांव को पूजा करने के लिए पहान बाबा हैं और उसको संभालने के लिए पुजार बाबा हैं, इन लोग हैं गांव के लिए। इसके अलावे भी आप लोग को लगता है कि पहान फूट से, यानी कि इस टीम में बेहतर व्यक्ति कोई और है पहान फूट से, तो उनका भी नाम आप लोग दे सकते हैं। और बाबा है हमेशा प्रधान, अभी ग्राम प्रधान है, वो रहेंगे, है कि नहीं। लेकिन इसके अलावा भी आपको लगेगा कि पहाड़ फूट से और भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप लोग आगे लाना चाहिए, तो आप लोग ला सकते हैं। पुजार फूट का ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आपको लाना चाहेंगे तो ला सकते हैं, है कि नहीं। और मातों का पद अभी खाली है, कोई नहीं जानता है, इसीलिए तो फ्रेश एक ही व्यक्ति आएगा, ठीक है। थोड़ा सा के लिए आप लोग को सोचने के लिए समय देता हूं, मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद फिर से जो है हम लोग कार्रवाई शुरू करेंगे।